हेलो डियर स्टूडेंट्स। लर्निंग के इस प्रोसेस में आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एक नए टॉपिक एक्विजिशन ऑफ बिजनेस यानी व्यापार का क्रय। तो व्यापार का क्रय किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इसके मेथड्स होते हैं और कैसे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किए जाएंगे, इन सभी को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में और मैं हूं डॉक्टर विनीता अरोड़ा। तो चलते हैं आज के लर्निंग प्रोसेस में। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस यानी व्यापार का क्रय वास्तव में होता क्या है। यदि कोई नवस्थापित कंपनी किसी चालू व्यवसाय को क्रय कर लेती है तो इसे व्यापार का क्रय किया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि व्यापार का क्रय होता क्या है। देखिए, जब कोई कंपनी किसी चालू व्यवसाय को खरीदती है, यानी हम जनरली बात करें, यदि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में बदल जाती है या पार्टनरशिप कंपनी में बदल जाती है तो ऐसी स्थिति में वो व्यापार का क्रय ही है। यानी कोई नई कंपनी किसी चालू कंपनी को खरीद लेगी तो ये व्यापार का क्रय होगा। नई कंपनी का स्थापना होना यहाँ पर जरूरी है। इसी तरह से अगली बात करें तो इस व्यापार के क्रय के संबंध में दो पार्टीज हो सकती है। सबसे पहला तो वेंडर यानी विक्रेता और दूसरा व्यापार का क्रेता। नाम से पता चल रहा होगा। देखिए, विक्रेता वह होता है जो कि व्यापार को बेचता है, यानी जो चालू व्यापार विक्रय कर रहा है, और क्रेता वह होता है जो कि व्यापार को क्रय करता है, यानी यह एक नवस्थापित कंपनी हो सकती है। तो यहाँ पर वेंडर और परचेज़र ये दो पार्टीज साथ में होंगी। इससे स्पेशली जो हमें बात ध्यान में रखनी है वो है परचेज कंसिडरेशन की। यानी परचेज कंसिडरेशन क्रय प्रतिफल होता क्या है। जब कोई कंपनी किसी स्थापित कंपनी को खरीदती है तो ऐसी स्थिति में उसे किस राशि का भुगतान किया जाता है, यानी कुछ अमाउंट का पेमेंट उसे किया जाएगा। ये जो पेमेंट किया जाता है यही पेमेंट परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा। तो गाइस, परचेज कंसिडरेशन को समझने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनकी सहायता से परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन किया जाता है। तो देखिए, दो मेथड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन यदि आपको कैलकुलेट करना है तो नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। देखते हैं ये दोनों ही मेथड क्या कहते हैं। सबसे पहले नेट पेमेंट मेथड की बात करते हैं। देखिए, नेट पेमेंट मेथड की बात करें तो नेट पेमेंट मेथड होता क्या है। जब व्यापार का विक्रेता क्रेता कंपनी के बीच में हुए समझौते के अनुसार जो कुछ भी भुगतान करता है वह शुद्ध भुगतान विधि कहलाती है। यानी विक्रेता व्यक्ति विक्रेता कंपनी क्रेता कंपनी को जो भी भुगतान करेगी, जो कुछ भी भुगतान करती है वह शुद्ध भुगतान कहलाता है और यही शुद्ध भुगतान क्रय प्रतिफल कहलाता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। मान लीजिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज कर रही है और परचेज करने के बदले में 1,10,000 वाले इक्विटी शेयर 25 रुपये पर उसका निर्गमन होगा। इसी तरह से 10,000 100 वाले 10% ऋण पत्र और साथ ही में 1,00,000 रुपये नकद देगी। तो देखिए, यहाँ पर क्रय प्रतिफल का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज करने पर उसे 36 लाख का पेमेंट करना होगा। 36 लाख किस तरह से, देखिए, 1,00,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के जो कि 25 रुपये पर निर्गमन होगा। 25 रुपये को गुणा किया जाएगा 1,00,000 से तो हमारे पास 25 लाख रुपए के इक्विटी शेयर हो गए हैं। इसी तरह से 10,000 डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं जो भी 10% ऋण पत्र है 100 रुपये वाले। तो इस तरह से 10 लाख रुपए हमारे डिबेंचर्स के हो गए और साथ में 1,00,000 रुपए का नकद भुगतान भी किया जा रहा है। इन तीनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर हमारा 36 लाख का क्रय प्रतिफल यानी परचेज कंसिडरेशन बनता है। तो गाइस, कुछ इस तरह से नेट पेमेंट मेथड में परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी जितना भुगतान क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को किया जा रहा है वह नेट पेमेंट मेथड के अनुसार परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। इसके बारे में सामान्य आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी को 25 लाख रुपए में क्रय किया, या फिर क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी को क्रय किया और इसके संबंध में निम्न भुगतान किए। तो ये सारी स्थितियाँ शुद्ध भुगतान विधि की होंगी। देखते हैं आगे।
शुद्ध संपत्ति विधि यानी नेट एसेट मेथड क्या कहता है? देखिए, नेट एसेट मेथड की बात करते हैं तो नेट एसेट मेथड में नेट एसेट यानी नेट वर्थ कैलकुलेट किया जाता है और उसके अनुसार जो नेट एसेट या नेट वर्थ होती है वही हमारा परचेज कंसिडरेशन भी होता है। देखिए, जब क्रेता एवं विक्रेता के मध्य क्रय प्रतिफल का कोई समझौता नहीं होता है, यानी क्वेश्चन इस मामले में साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं बता रखा है आपको कि परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ है, या समझौते में कुछ राशियों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख न हो, तो क्रय प्रतिफल का निर्धारण शुद्ध संपत्ति विधि के आधार पर किया जा सकता है। तो यानी यहाँ पर नेट एसेट मेथड का उपयोग तभी किया जाएगा जब किसी तरह से क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि परचेज कंसिडरेशन कितना दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी का नेट वर्थ यानी नेट एसेट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा? बहुत ही इजी फॉर्मूला है, टोटल ऑफ एसेट ऑफ द वेंडर टेकन ओवर एट रीवैल्यूड प्राइस। देखिए, क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को यानी परचेजर कंपनी द्वारा वेंडर कंपनी के जो भी एसेट्स लिए जाएंगे एट द रीवैल्यूड प्राइस, यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ रीवैल्यूड प्राइस होना आवश्यक है। यदि रीवैल्यूड प्राइस नहीं दी गई है तो आप बुक वैल्यू पर भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी के डेटर्स लिए और डेटर्स बुक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं 50,000 पर, लेकिन उसको रीवैल्यूड करके 45,000 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको 45,000 की ही वैल्यू लेनी होगी। यानी सबसे पहले आपका प्रेफरेंस रीवैल्यूड प्राइस का रहेगा। यदि किसी संपत्ति के संबंध में रीवैल्यूड प्राइस नहीं है तो उसके संबंध में बुक वैल्यू का कैलकुलेशन कीजिए। नाउ उसमें से लेस किया जाएगा टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट रीवैल्यूड प्राइस। रीवैल्यूड प्राइस पर जो भी लाइबिलिटीज़ ली गई है उन सभी लाइबिलिटीज़ को ले लिया जाएगा। अगेन वही बात है, लाइबिलिटीज़ भी रीवैल्यूड प्राइस पर ही कैलकुलेट की जाएंगी, देखी जाएंगी, ली जाएंगी इस फॉर्मूले में। यदि रीवैल्यूड प्राइस नहीं गिवन है तो उसके बदले में बुक वैल्यू ले लिया जाएगा। तो केवल सिंपल सी बात आपको ये करनी है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, कौन सी एसेट जो कि टेकन ओवर की है क्रेता कंपनी यानी परचेजर कंपनी द्वारा, और लाइबिलिटीज़ कौन सी जो कि परचेजर कंपनी द्वारा ली गई है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी प्राइस पर लिया जाएगा? रीवैल्यूड प्राइस पर लिया जाएगा। यदि रीवैल्यूड प्राइस गिवन नहीं है तो आपको बुक वैल्यू पर काम करना होगा। आपस में दोनों ही वैल्यूज़ लेस होने के बाद जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो होगी फाइनली आपका परचेज कंसिडरेशन। यानी इस तरह से आप नेट एसेट मेथड में परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गाइज, नेट एसेट मेथड में परचेज कंसिडरेशन कुछ इस तरह से। एक प्रश्न आपके सामने मैं रखती हूँ ताकि आपको नेट एसेट मेथड से कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। आपको दिया गया है एक क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट दी हुई है और इस बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है, स्पेशली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ली गई है एक्सेप्ट ऑफ द कैश इन हैंड। कैश इन हैंड नहीं लिया गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड एग्रीड टू इशूड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ध्यान दीजिएगा, इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 100 रुपीज़ के 10% प्रीमियम के साथ। इसी तरह से 15% डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं 1,000 रुपये के, लेकिन उसे 2.5% डिस्काउंट के साथ इशू किया जा रहा है और साथ ही में पेमेंट किया जा रहा है कैश का। देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर कट पता चल रहा होगा कि ये वैल्यूज़ दी जा रही हैं, ये दिया जा रहा है क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को। तो हम यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके सॉल्यूशन में देखेंगे। लाइबिलिटीज़ जो ली गई हैं वो बुक वैल्यू पर ली गई हैं। पेटेंट, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग जो कि 25% ज़्यादा होनी चाहिए बुक वैल्यू पर उनको, एंड कंसिडरिंग 20% ऑन डेटर्स एज अ नेसेसरी प्रोविज़न कंसिडर करना होगा डेटर्स पर 20% और स्टॉक को 10% लेस करके लेना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना होगा कि परचेज कंसिडरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे सॉल्यूशन में। देखिए, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को दिया जाता है उसे यहाँ पर लिया जा रहा है। तो क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को 500 इक्विटी शेयर 10% प्रीमियम पर, 20 डिबेंचर्स 2.5% डिस्काउंट के साथ और साथ ही में कैश दिया जा रहा है। ये हमारा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हो गया। नाउ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। यदि हमारी नेटवर्थ
टोटल परचेज कंसिडरेशन से कम होती है तो वो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगी, लेकिन यदि ज़्यादा होती है तो वो गुडविल कैलकुलेट होगी। देखिएगा किस तरह से, देखिए जो भी एसेट्स ली गई है डेटर्स को प्रोविज़न के बाद 10,400 पर, आप अपना कैलकुलेटर ज़रूर ऑन कर लीजिए और मेरे क्वेश्चन को आप थोड़ा पॉज करके उसे नोट डाउन कर लीजिए और अपने साथ साथ अपनी अमाउंट कैलकुलेट करते चाहिए। स्टॉक को लिया जाना है 13,500 पर, यानी आपके स्टॉक के लिए आपको कहा गया था कि 10% लेस पर लिया जाएगा। इसी तरह से पेटेंट, प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि उन्हें किस तरह से लिया जाएगा। लाइबिलिटीज़ जो ली गई हैं वो केवल ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ही लिए जा रहे हैं। इस तरह से फाइनली जो हमारी नेटवर्थ कैलकुलेट हुई है वो है 71,900। नाउ ये 71,900 को माइनस कर दिया जाएगा परचेज कंसिडरेशन से। हमारा परचेज कंसिडरेशन 1,00,000 का और हमारा नेट वर्थ जो हमें मिली है, नेट एसेट जो हमें मिला है वो 71,900 का। तो इस तरह से क्योंकि हमारा परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, नेट वर्थ कम है, तो ये वैल्यू जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो बनेगा गुडविल। ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि ये हम गुडविल कहलाता है, लेकिन जब हमारा नेट वर्थ ज़्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है तो हम कैपिटल रिजर्व की ओर जाते हैं। इस प्रश्न में हमारा नेटवर्थ कम है और परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, तो इस तरह का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहलाता है गुडविल का। तो गाइस इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन किया जा रहा है कि किस तरह से गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन किया जाएगा, किस तरह से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। फाइनली थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।